आप लोगों को यानी कि निकलेगी ही निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी ये बात। क्या क्या निकलेगी कि सर क्या बात है सर। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए आज के जो लेक्चर है यानी कि इसका नाम है नष्ट समीकरण। इसको हम पूरा आप लोगों को याद करा देंगे और इस पूरे चैप्टर के बाद यानी कि इस पूरे टॉपिक के बाद आप लोग कहेंगे कि वाह सर क्या बात है, आपके तो कहने ही क्या। यानी कि आपके मुंह से अगर ये बात ना निकलवा ली तो देख लेना कि आप लोगों को यानी कि निकलेगी ही निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी ये बात। क्या क्या निकलेगी कि सर क्या बात है सर, कितना वीआईपी पढ़ाते हो आप। देखो आपको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। अब ये सब क्या है कि आप लोगों को पता है कि बाहर के ही विदेशियों ने यानी कि जो विदेश के लोग हैं उन्होंने ही सबको वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है। तो उनका नाम था नष्ट समीकरण। उन्होंने क्या किया है कि किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल और उनके सांद्रताओं के बीच एक उन्होंने संबंध ज्ञात किया है, एक समीकरण दिया है, उसी को हम लोग कह देते हैं नष्ट समीकरण कहते हैं। अब ये सांद्रताएं क्या होती हैं, ये आपकी जो विद्युत विभव होता है ये तो आप लोगों ने वैसे सीखा ही है, लेकिन ये सांद्रताएं क्या होती है ये भी हम अभी सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो कि क्या है हम सीखते रहते हैं, जिसको हम पढ़ते ही रहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। यानी कि वह समीकरण जो क्या करता है, इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना दोनों चीजें, किनको किनको, इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण, इन दोनों को क्या करना आप लोग हाईलाइट कर लेना। ठीक है कि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब इनका इन्होंने समीकरण दे दिया है। अब समीकरण दिया कौन सा था, वो रहा ये, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये है, तीनों चीजें एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में कैसे आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। देखो एक ये है ये। अब ये आया कैसे है, आया है दे तो दिया है, आया कैसे, तो उसके लिए इसका निगमन यानी कि डेरिवेशन है, वो भी हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो देखो क्या है, डेरिवेशन को करने से पहले क्या करा है इन्होंने, अब आपको पता है कि वैद्युत विभव कब निकालते हैं, जब कोई अभिक्रिया होती है। ठीक है, और अभिक्रिया कब होती है, जब कोई दो पदार्थ या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, सामान्यतः अभिकारक कहते हैं। जब तक अभिकारक मिलेंगे नहीं उत्पाद बनेगा नहीं, अभिक्रिया होगी नहीं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक अभिक्रिया चाहिए जिसमें उत्पाद भी हो। तो हमने क्या किया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या मानी है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अभी हम बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, जहां ए बी सी डी, जो स्मॉल ए बी सी डी है, ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। ये क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब होता है इनके साथ जो अभिकारक होते हैं, इनके साथ जिस चीज का गुणा होता है उसी को हम लोग कह देते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक कह देते हैं। ठीक है, अब इनका कहां कहां पे यूज हुआ आता है वो आपको 11th में सीखने को मिलेगा। तो अभी हम इनको सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, और जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये क्या होते हैं, अभिकारक, क्योंकि आपको पता है ना अभिकारक ही मिलते हैं तभी तो उत्पाद बनता है, अभिकारक मिलते हैं तभी उत्पाद बनता है। और सी और डी ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, जो यानी कि इन्होंने अभिक्रिया की तब क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मम्मी और पापा मिले तब क्या हुआ, उत्पाद एक प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग संतान। जैसे कि हम लोग सब लोग क्या है, जैसे कि एक पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल के जब मिलते हैं तो उससे जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वहीं जहाँ पे ए और बी जो मिलते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो मिलके प्राप्त हुआ उसे क्या कहते थे, उत्पाद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उत्पाद। जैसे कि सभी दुनिया की जितने भी जीव है सभी क्या करते हैं, मिलके बनते हैं। पता ना कि कितने तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। ठीक है, लैंगिक अलैंगिक दो तरह से मिलते हैं वहां पे। यहाँ पर ये केमिस्ट्री की बात है, हम फिजिक्स मतलब बायो का पढ़ा रहे हैं, तो ना उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इतना बता दिए खाली समझने के लिए, एक एग्जाम्पल दे दिए। इस अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा वन हाफ समीकरण द्वारा निम्न है। यानी कि क्या होता है, माइनस का डेल्टा जी बराबर माइनस का डेल्टा नॉट माइनस का आर टी एल एन। ये क्या होता है, लॉग होता है। ठीक है, लॉग ऑफ बेस जब बेस ई होगा। और आपको ये भी पता हो, वैसे 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो ई होता है एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ई, इसकी वैल्यू लगभग होती है
लगभग होती है 2.71 के समथिंग होती है। कितनी होती है? लगभग 2.71 के समथिंग होती है। ठीक है, इसको ले हम रफ कर रहे हैं। कितनी होती है? लगभग 2.71 होती है। ठीक है, आगे देखो, इस अभिक्रिया की ये मुक्त कमी होती है, यानी कि इस अभिक्रिया की जो मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा है, माइनस का डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट माइनस का आर डी एल एन ए सी इंटू ए डी अपॉन ए इंटू ए बी। ये होता क्या है? ए फॉर होता है एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन, कंसंट्रेशन, ये क्या होते हैं? एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिवेशन होते हैं, सक्रियताएं होती है, सक्रियताएं होती है, मूल सक्रियताएं होती है। किसकी होती है? ए की, ये डी वो सॉरी ये सी की है और ये डी की है। ये किसकी है? उत्पाद की है। और ये किनकी है? अभिकारक की है। लिखा भी है देखो सक्रियता यहाँ पर, ए सी ए डी उत्पाद की सक्रियताएं है, ए और ए बी अभिकारक की सक्रियताएं हैं। ठीक है ना, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी आपको हमने एक चीज छोड़ दी थी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनको दोनों तरफ से कर दिया जाए, यानी कि अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकते हैं। यानी कि अभिकारक से क्या हो जाए? उत्पाद भी बन जाएंगे और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएंगे। उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं या रिएक्शन। ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत। अब जैसे कि यहाँ पे डी जो हमारा डेल्टा जी लिखा है, ये क्या होती है? ये होती है गिब्ज ऊर्जा। क्या होती है? गिब्ज ऊर्जा। क्या होती है ये? गिब्ज ऊर्जा, या गिब्ज ऊर्जा भी लिख देते हैं, गिब्ज मुक्त ऊर्जा या ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब ये गिब्ज ऊर्जा होती क्या है? ये वैसे आपको हम अभी ना बता रहे, ये बताएंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको ये भी बता देंगे कि अगर जैसे कि डेल्टा जी है ना, अगर इसका मान 0 से छोटा आता है, किससे? 0 से छोटा, तो ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। ठीक है, और अगर मान लो 0 से ज्यादा आ जाता है, अगर इसका मान 0 से ज्यादा आ जाता है तो ये अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। अब ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होता है? जो अपने आप हो सकता है उसे स्वतः प्रवर्तित, अस्वतः जो अपने आप नहीं होता है, एक साम्यावस्था होती है। ठीक है, अगर डेल्टा जी का मान 0 आ जाए तो वो भी हम आपको डिफाइन कर देंगे, लेकिन अभी ये तब तक चलने दे रहे। ठीक है, तब तक चलने दे, उसके बाद सब डिफाइन कर देंगे बारी बारी से। ठीक है, जैसे कि डेल्टा सी एंड डेल्टा डी इज ग्रेट, यानी कि ये क्या है? दोनों उत्पाद की सक्रियताएं हैं। यानी सॉरी डेल्टा नहीं है, ए सी एंड ए डी उत्पाद की सक्रियताएं हैं, और ए एंड ए बी ये क्या है? अभिकारक की सक्रियताएं हैं। ये कितनी है? अभिकारक की। सीधी सी बात है, ये हमारे पास ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। यहाँ पे जहाँ पे अगर कैपिटल सी है, कैपिटल डी है, वो सब उत्पाद है, और जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ये सब क्या है? हमारे अभिकारक है। तो वही हमने ले लिया है कि ये अभिकारक की सॉरी उत्पाद की सांद्रता है और ये अभिकारक की सांद्रता है, तो वो हमने लिख दिया। अब जैसे ही लिखा, और डेल्टा जी का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कि माइनस का एन एफ ई, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या होता है? फैराडे नियतांक होता है। ई क्या होता है? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है, ई। अगर इसी को मानक स्थितियों में ले लेते हैं, मानक स्थितियों का मतलब क्या होता है? जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से सुनो, अगर मानक स्थितियों का ले लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? डेल्टा जी नॉट आ जाता है, जैसे कि ये लिखा है डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट होता क्या है? डेल्टा जी नॉट होता है हमारा जैसे बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट, एन एफ ई नॉट। अब ये ई नॉट क्या होता है? ये क्या होता है? मानक स्थितियां क्या होती है? जैसे कि टेम्परेचर कितना ले लिया हम? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना ले लेते हैं हम? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी भी विलयन की सांद्रता हमने 1 मोलर ले ली, सांद्रता कितनी ले ले? 1 मोलर, जैसा कि पहले बता चुके हैं बहुत। ठीक है, सांद्रता कितनी ले ले? 1 मोलर ले लें। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, और उसके बाद अगर हम इसकी जो प्रेशर है, प्रेशर ले ले 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। ठीक है, यानी कि प्रेशर क्या ले ले? 1 बार ले ले। तो वो सब क्या होती है? हमारी मानक स्थितियां होती है। उसी पर जो गिब्ज ऊर्जा होती है उसको कहते हैं डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इसकी वैल्यू होती है बराबर में माइनस एन एफ ई नॉट। ये आ गई, इनमें कोई दिक्कत? ठीक, अब जैसे कि इनकी डेल्टा जी और इन सबकी जो वैल्यू है इस वाले समीकरण में, जिसको हमने क्या मान लिया है? समीकरण 1 में रखोगे। आपने जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का एन एफ ई, यहाँ पर रखेंगे माइनस का, माइनस यहाँ से पहले से है, ये वाला माइनस रखेंगे, माइनस माइनस रखा तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस का हो गया क्या? एन एफ ई।
यानी कि इसी को उठा के इसकी जगह पे रख दिया तो क्या हो गया NFE। ठीक, बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। अब डेल्टा G नॉट माइनस का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस का, और अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया है हमने, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, प्लस का होगा। तो प्लस का क्या कर दिया हमने, NFE नॉट लिख दिया। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस RT लॉग AC इंटू AD अपॉन AA इंटू AB, जैसा लिखा था वैसा ही उतार दिया इधर का, इधर में कोई चेंजमेंट नहीं। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, NFE लिखा है, हमें यहाँ से NFE नॉट लिखा है, हमें यहाँ पे सिर्फ किस क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए। हमें क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल, यानी कि सीधी सी बात है विभव ही तो चाहिए हमें, हर स्थिति में हमें विभव चाहिए। विभव चाहिए तो हम विभव निकालेंगे। विभव क्या होता है, E होता है, ठीक है ना, ई सेल। तो ई सेल निकालेंगे तो ई सेल के लिए क्या करेंगे हम, NF से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या किया हमने, NF से डिवाइड कर दिया। NF से दोनों पक्षों में करने भाग देने पर, जैसे ही हमने NF से भाग दिया है, सुन लो, हमने NF से भाग दिया है तो NF जिसमें था वो कट गया, क्या हो गया, कट गया। NF क्या हो गया, कट गया। तो हमारा इधर क्या बचा, E बचा, इधर बचा E नॉट, E नॉट माइनस तो माइनस RT ऐसा ही बचा है अपॉन NF ऐसा ही, लॉग ऐसा ही बचा, AC इंटू AD अपॉन AA इंटू AB, बिल्कुल वैसा ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक, अब अगर ये ln है, ये जो ln है इसकी मतलब होता है लॉग ऑफ बेस E, ठीक है ना, लॉग ऑफ बेस E। अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे कि ln होता है, इसका मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ बेस E, ठीक है ना, ऐसे लिखो। क्या होता है, ln बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ बेस E। और अगर हम इसी को लॉग ऑफ बेस 10 की वैल्यू में लिखेंगे, 10 के मान में लिखेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, 2.303 का गुणा कर देते हैं। कितना, 2.303 का गुणा कर देते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब क्या किया, इसी को अब हमने जो ln है ना, ln को हम log 10 की बेस में लिखना चाहते थे, तो हमने क्या किया कि बाकी तो जो हमारा E था वो ऐसा ही रखा, E नॉट ऐसा ही रखा, माइनस माइनस ऐसे ही रखा, RT ऐसा ही रखा, अब बेटे NF ऐसा ही रखा। लेकिन जो log 10 में अगर हम करेंगे ln को, तो उसकी जगह पे 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2.303 का मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद log ये वाला हटा के, ln हटा के log 10 लिख दिया। ठीक है, ये ln का मतलब क्या होता है, log ऑफ बेस E। log ऑफ बेस E को हटा के हमने क्या किया, log 10 लिख दिया, और उसके बाद बिल्कुल सिम वैसे उतार दिया। ठीक, यहां तक ये आपका एक हो गया समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो आपके हो गए। ये भी आपका है इसी का नष्ट समीकरण ही है। अब आगे क्या किया, आगे देख लो, आपको जो R होता है, R क्या होता है, R होता है गैस नियतांक। क्या होता है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 वायुमंडलीय दाब, 8.314, यानी कि 8.314, 8.314, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है। और टी टेम्परेचर हमने अभी बताया था, मानक स्थितियों पे मापेंगे। मानक स्थितियों का मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और 273 जहां हमने जोड़ा तो टेम्परेचर कितना आ जाता है, 298। तो वही हमने क्या किया है, टेम्परेचर कितना लिया, 298 ले लिया है। टेम्परेचर कितना ले लिया हमने, 298 ले लिया, 298 ले लिया है, ठीक है, 298 केल्विन। एफ फैराडे, अब ये क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है। जो एफ होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है। अब फैराडे नियतांक की इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ये तो बता दो। इसकी वैल्यू होती है हमारी, देख लीजिए, 95,485, कितनी, सॉरी 96,485 कितनी होती है, पूरी 96,485 कितनी होती है, 96,485। लेकिन कितनी होती है, 96,485, लगभग ये 96,500 के समथिंग है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम 96,500 कूलम लिख लेते हैं। 96,485 लगभग कितना है, 96,500 के समथिंग है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम 96,500 लिख लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 96,488 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है। तो 96,500 हमने मान लिया कूलम। कूलम में, क्योंकि ये नियतांक है, लेकिन मापते किसे में है इसे, कूलम। और कूलम किसका यूनिट होती है, ये आप बताओ, किसकी होती है ना सर, हमने फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहे, आप तो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे। अरे भैया, फिजिक्स तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, ठीक है ना किसी सर के द्वारा तो पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी। तो क्या होता है, देखो, कूलम, कूलम क्या होता है, ये आवेश का मात्रक होता है, किसका, आवेश का। यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। अब अगर इन सब की वैल्यू हम इस वाले समीकरण में रखते हैं, किसमें, आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रख दी,
ठीक है, और एफ की वैल्यू रख दी। अगर हम इन सब की वैल्यू रखेंगे और गुणा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.0591। कितनी आएगी, 0.0591 आएगी अपॉन ये एन वैसा ही रहेगा। अब क्या किया हमारा, ये वैल्यू इतनी आई, ठीक है ना। किसकी किसकी वैल्यू रखने पर, आर टी, इनकी अगर इनकी वैल्यू रखी तो हमारा इतना आया, और इसकी भी सॉरी इसका मल्टीप्लाई किया, इधर ही ऐड कर दो, ठीक है। इन सबकी वैल्यू रखने पे ये आया, ठीक। अब क्या किया हमने हमने तो सबकी तो ई वैसा ही रखा हमारा, ई नॉट ऐसा माइनस का, इनकी सबकी वैल्यू रखने के बाद ये आया अपॉन एन ऐसा ही बचा, लॉग ऑफ एस टेन, और ये वैसे उतार दिया, ठीक। ये था इसका डेरिवेशन। कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या किया है, उपयोग, अगर इसके उपयोग देखेंगे तो उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उपयोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, कि विद्युत सेल में वोल्टेज की गणना, जैसे कि हम कर रहे हैं, विभव तो निकाल रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज की गणना। जैव रसायन में, अब जैव रसायन में यानी कि बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इनको बायोकेमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि सेल होती हैं, सेल्स कोशिकाएं हैं, ऊतक है, इनकी गणना में इनके जो आयंस होते हैं, इनमें आयंस होते हैं, इनके ऊपर जो आयंस होते हैं, अंतर आयंस होते हैं, उन्हीं को गणना करते हैं, ठीक है। यानी कि सीधी ज्यादा कोशिकाओं और जो ऊतक होते हैं उनमें आयंस की गणना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इसी समीकरण, डस्ट समीकरण द्वारा की जाती है। अब धातु के सांद्रण, धातु बिगड़ गया है, थोड़ा लिख देती। अब धातु के सांद्रण में, अब धातु के सांद्रण में या सॉरी धातु के संक्षारण में, अब धातु के संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या होता है, अब जैसे धातुएं होती है, धातुओं को गलाने में काम किया जाता है, ठीक है। उनके अध्ययन में कि किस तरह से उनका अध्ययन किया जाता है, उनको गलाने में किस तरह से ये उपयोगी होता है, वो भी आप लोग इसमें इसके द्वारा हो सकता है। अब जैसे पीएच मान, अब पीएच मान को गणना करने में पीएच मान किस तरह से गणना की जाती है, सांद्रताओं की, किसी भी पदार्थ की कैसे सांद्रता ज्ञात की जाती है, तो इनमें सीखते हैं। अब पीएच मान क्या होता है, ये तो आप लोगों ने 10th में पढ़ाई है, पीएच मान पढ़ा है ना 10th में, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में, ठीक है। पी क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अम्लता की शक्ति, कितनी अम्ल की शक्ति होती है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो ये चीजें थी आपकी, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों ने वैसे सीख चुके हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर दे जैसा था, वरना कहोगे कि सर हमारे तो समझ में ही आया, आपने तो इसमें कारीगरी कर दी। अरे भाई कारीगरी करनी पड़ती थोड़ी बहुत, वैसे अभी 90%, 90% क्या 100% लिख ही चुके हैं, लिख के वाले से, ठीक है ना। लिखने वाले में क्या होता है, थोड़ा लिखने वाले में क्या होता है कि थोड़ा भाई करेक्शन करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ते हैं, तो बताने के लिए बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वैसे अगर वैसे कराते तो क्या होता है कि जो 20 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होती है वो 1 घंटे पहुंच जाती है, 1 घंटे की देख के कोई क्लिक तक नहीं करता, देखता ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने इसको किया है। कोई समस्या इसमें किसी भी प्रकार की, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताते हैं कि डेल्टा जी, चलो यहीं पे बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हम बता दे रहे हैं, थोड़ा बता देना, ठीक है। जैसे देखो, अगर डेल्टा जी जो है यानी कि ग्रिप्स ऊर्जा है, अगर इसका मान 0 से कम है, 0 से कम है, अगर 0 से कम है तो ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। कैसा होता है, स्वतः प्रवर्तित, स्वतः माने होता है अपने आप, प्रवर्तित माने होता है होने की, यानी कि ऐसा प्रक्रम जो अपने आप हो जाए, ऐसा प्रक्रम जो अपने आप हो सके उसे कहते हैं। अगर डेल्टा जी का मान 0 से कम है उस स्थिति में, लिख लो, वैसे लिख लो, पहले 3 पॉइंट डाल दो, यदि पहला पॉइंट डालो, लिखो, यदि यदि डेल्टा जी का मान, यदि डेल्टा जी का मान 0 से कम है, तब यदि डेल्टा जी का मान 0 से कम है प्रक्रम तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है, तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। तो कैसा होता है, स्वतः प्रवर्तित होता है। स्वतः प्रवर्तित मतलब होता है कि ये अपने आप हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे कि अगर मान लो किसी भी कागज को क्या करें, अगर हम जलाएं तो क्या करते हैं, कागज है, पॉलीथीन है, क्या करते हैं, अगर हम जलाते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट आप जलाओ, वो धीरे 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 करके पूरा जल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, पूरा जल जाता है। हमने सिर्फ थोड़ा जलाया, पॉलीथीन को क्या किया, थोड़ा जलाया, लेकिन वो धीरे 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 करके होती है पूरी जल जाती है, जल जाती है। इसका मतलब है हमने क्या किया, इसमें जिस पे सिर्फ एक ही बार हमने यूज किया है, माचिस को एक ही बार यूज किया तो जला दिया, पूरा पूरा जल गया। ये तो है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, ठीक, इस तरह से होता है। दूसरा लिख लो, दूसरा डालो, यदि यदि
डेल्टा जी का मान, यदि डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो, यदि डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो, यदि डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो, तब प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित विक्रम होता है। तब प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित विक्रम होता है। तब अस्वतः क्या होता है? अस्वतः मतलब होता है जिसमें अपने आप ना हो, जिसको हमें बार बार करना पड़े, बार बार करना पड़े, हर बार प्रेशर देना पड़े, हर बार धक्का देना पड़े। जैसे कि एक बच्चा नहीं होता है जो बिल्कुल बेकार वाला, सुनता ही नहीं, तो क्या करते हैं कि जो टीचर होते हैं वो सुबह आए एक मतलब तड़ाक से, फिर आए फिर एक तड़ाक से, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें याद दिलाते हैं कि हाँ भाई आपको पढ़ना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाते हैं कि आपको क्या है? पढ़ना है। तो वही होते हैं, वो कैसे होते हैं? अस्वतः प्रवर्तित होते हैं, यानी कि उनको हमें क्या करना पड़ा? बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है? मोटिवेट। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है? हर बार मोटिवेट, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें क्या करना पड़ता है? मोटिवेट। जहां पे उन्होंने कुछ भी नजर हटी आपकी, तुरंत वो अपने कामों में लग जाते हैं, तुरंत क्या होगा? वो कहीं ना कहीं बात करने में, कहीं ना कहीं किसी को परेशान करने में लग जाते हैं। तो उनको क्या करता है? जाके एक मोटिवेशन वीडियो, एक दो मोटिवेशन, एक 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 करके चपेट दो, तो वो समझ जाते हैं। यानी कि ये क्या होता है? बार बार उनको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो वो कैसे होते हैं? अस्वतः होती है, ठीक, अस्वतः प्रवर्तित होते हैं। एक, अब तीसरी कंडीशन लिख लो, जब डेल्टा जी का मान 0 हो, जब डेल्टा जी का मान 0 हो, तब 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 प्रक्रम साम्यावस्था में होता है। तब प्रक्रम कैसा होता है? साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था क्या होती है? लिख लो पहले, जब डेल्टा जी का मान 0 होता है तब प्रक्रम साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था क्या होती है? देखो, साम्यावस्था का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, जैसे कि एक पात्र है, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि कोई भी हमारा एक पॉट है, ये ठीक है, बर्तन है, जिसमें अगर कुछ भी जल भरा हुआ है, कोई भी जल भरा हुआ है, अगर इसको हम गर्म करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो इसकी अगर एक बूंद वाष्प में बदलती है, एक बूंद वाष्प बदलेगी, और तो एक जो, यानी कि एक जो पानी है ना, अगर वाष्प बनेगा और जो भाप है उसका, यानी कि पानी का और वाष्प दोनों का प्रेशर कैसा हो जाए? समान हो जाए। दोनों का प्रेशर कैसा हो जाए? समान हो जाए। यानी कि वाष्प का और इसका दोनों का प्रेशर, सॉरी, वाष्प का और जल दोनों का अगर प्रेशर समान आ जाता है, सीधी सी बात, अगर वाष्प का प्रेशर और जो जल दोनों का प्रेशर अगर समान आ जाता है तो इसको कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब होता है बिल्कुल बराबर बराबर, इसका भी प्रेशर उसका भी प्रेशर दोनों बराबर, उसी को कहते हैं साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो ये थी आपका डेल्टा जी। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं सब कुछ समझा चुके हैं। एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से समझाते हैं, देखो कैसे होगा। नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए नष्ट ने एक समीकरण दिया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। निगमन करेंगे तो निगमन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसको हम अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक दोनों चीजें बना ले। ठीक, अगला देखो, जैसे कि ए प्लस बी भी इजिकल टू सी सी और प्लस डी डी। ठीक है, जहां पर ए बी सी डी क्या होते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं, और ए और बी अभिकारक होते हैं, बी और सी, वो सॉरी, में ए बी क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, और सी डी क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। सब क्रिया के लिए एक समीकरण दिया गया है, जैसे कि माइनस डेल्टा जी इजिकल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट माइनस का आर टी एल एन ए सी इंटू ए डी अपॉन ए बी इंटू ए। ठीक, ये दे दिया, इसको समीकरण 1 दे दिया है, जहां पर आपको क्या पता है कि आपको सबको पता होता है कि ए और ए बी जो होता है, ए और ए बी ये अभिकारक की सांद्रता है, ए सी और ए डी जो होती है वो उत्पाद की सांद्रताएं होती हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा। कौन से? पिछले चैप्टर में भी, यानी कि पिछले सॉरी क्लास में सीखा है, 11th में सीखा आप लोगों ने। ठीक है, 11th में कि ए सी और ए डी जो होती है वो क्या होती है? उत्पाद की सांद्रताएं होती हैं, और ए और ए बी अभिकारक की सांद्रताएं होती हैं, और ये इनमें जो डेल्टा जी होता है उसका वैल्यू होती है माइनस का एन एफ ई। ठीक है, और एन एफ ई नॉट बराबर जो होता है माइनस का एन एफ ई नॉट। ये दोनों चीजें की दोनों की वैल्यू रख दी हमने समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जैसे ही रखी हमने तो एन एफ से डिवाइड किया, एन एफ से डिवाइड किया तो एन एफ इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर आ गया डिवाइड में, बाकी सेम बदल उतारा। अब यहाँ से आर की, यहाँ पे जो एल एन है ना, एल एन का मतलब होता है लॉग ऑफ बेस ई। बेस ई को अगर हमने बेस 10 के कन्वर्ट किया तो 2.3023 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही बेस 10 में कन्वर्ट हुआ वैसे ही हमने इसमें रख दिया। जैसे ही रखा तो हमने यहाँ पे आर जो होता है वो गैस ताप होता है, टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है, एफ क्या होता है? फैराडे नियतांक होता है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इनकी यहाँ पे हमने आर की वैल्यू रखी है। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 होती है। और उसके बाद टी जो होता है मानक टेम्परेचर पर लिखते हैं। मानक टेम्परेचर यू क्या होता है?
25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298 केल्विन आता है। ठीक है, अगर 298 केल्विन आता है 25 डिग्री, एक और वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और प्रेशर का यानी कि वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और मोलर सांद्रता कितनी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी विलेन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, मोलर सांद्रता होनी चाहिए, यानी कि 1 मोलर होना चाहिए उसकी सांद्रता। और फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, 96,500 होता है। 96,500 कूलाम होता है। वैसे तो एग्जैक्ट इसका होता है 96,485 कूलाम होता है, लेकिन हम लोग 96,500 ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आया E = E0 माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ बेस 10 ए इंटू ए सी इंटू ए डी अपॉन ए इंटू ए बी। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, विद्युत सेल की वोल्टेज में मापने में किया जाता है। केमिकल यानी कि जब रसायन में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, सेल्स होती हैं और ऊतक, इन दोनों के अध्ययन में, इनके जो आयंस होते हैं उनके अध्ययन में किया जाता है। धातुओं के संचारण में, धातुएं जो संचारित होती हैं जैसे गलती है उनके उनमें इनका अध्ययन किया जाता है, उनके अध्ययन में इनका यूज किया जाता है। पीएच यानी कि जो किसी भी विलेन का पीएच मान ज्ञात करने में, उनकी सांद्रता ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो लिखा ना ए सी इंटू ए डी, ये क्या होता है, उत्पाद। यहाँ पे अगर हम आप चाहें तो ऊपर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, उत्पाद, और नीचे क्या लिख सकते हैं, अभिकारक। नीचे क्या लिख सकते हैं, अभिकारक। इस तरह से ये था पूरा इसका शॉर्ट, यानी कि एक ही, मतलब देखो लोग कितनी स्पीड में समझा दिया है। ठीक है ना, इसी तरह से आप लोगों को जब पेपर पे आ जाए तो बहुत जल्दी लिख लेना। तब तक के लिए देखो आज के भाई बहुत हो गया है, तो आपसे अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जो कोई भी हमारे वीडियो पे नया हो तो प्लीज इसको बताओ और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बताओ अगला वीडियो हम किस पे लेके आए, कौन सी चीज आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है, जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो बता दीजिए, आपको इससे भी बेस्ट तरीके से वो बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से एक चीज और बता दें, इसमें से ये बताओ आपको, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में यही है और लिखना कि हमने जो ई की वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, ई की वैल्यू कितनी बताई थी, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताना। क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, जो भी अभी हमने बताई है, कितनी बताई होती। ठीक है ना, वो आप लोग हमें बताएंगे कि ई की वैल्यू क्या है। तो तब तक के लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम।